इस पूरे चैप्टर में केमिकल इक्विलिब्रियम से ये रिलेशन है कि इक्विलिब्रियम के जितने भी फीचर हैं, इक्विलिब्रियम की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, वो सब हम यहां लगाएंगे। इवन हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन पे हम केसी पढ़ते थे, और केमिकल इक्विलिब्रियम एट कांस्टेंट प्रेशर पे हम केपी पढ़ते थे। तो यहां पूरे चैप्टर में हम जो भी पढ़ने वाले हैं, दे आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ केसी। केसी को ही हम आगे एक्सप्लोर कर रहे हैं, केपी को नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो हम जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आयनिक में पढ़ रहे हैं, वो सभी केसी को ही एक्सप्लोर करने से बन रहे हैं। अच्छा, तो फिर केपी क्यों नहीं, ये भी एक डाउट आएगा। इसलिए क्योंकि आयनिक इक्विलिब्रियम में आयंस के कंसंट्रेशन की बात करेंगे। अब आयंस का कंसंट्रेशन तो होगा, लेकिन आयंस का पार्शियल प्रेशर, ये एक सेंसलेस बात है। तो आयंस का पार्शियल प्रेशर नहीं होगा, तो उनके केपी की बात हम नहीं करेंगे। यानी इस पूरे चैप्टर में हम क्या बात करने वाले हैं, केसी के डिफरेंट फॉर्म्स की बात करने वाले हैं। फिर चाहे वो कोई भी कांस्टेंट हो, एसिड कांस्टेंट, के बेस कांस्टेंट, KW वाटर कांस्टेंट, KH हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, है ना। इस तरीके के बहुत सारे आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस चैप्टर में मिलेंगे। ओके, तो आयनिक इक्विलिब्रियम आखिर होता क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी सॉल्ट को या इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम उसके एक्वस सॉल्यूशन में देखें, हाँ ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि ये पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में एक्वस सॉल्यूशन का यूज है। यानी कि अभी तक जैसे आपसे मैं पूछूं कि एसिड क्या होता है, तो आप कहोगे जो अपना H+ आयन दे दे, है ना। सही भी है, गलत भी है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके सामने मैं HCl की बोतल ले आता हूं और बोतल का कॉर्क ओपन करूंगा, तो क्या उसमें से उड़कर निकलेगा H+ आयन? कभी नहीं निकलेगा। तो ये जितनी भी बातें की जाएंगी, ये सब एक्वस सॉल्यूशन की बातें की जाएंगी। यानी एक्वस सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर ले लेंगे, ठीक है। चलिए, इतना इंट्रो मैंने बता दिया, अब आप लिखना भी चालू कर दीजिए। इन दिस होल चैप्टर वी विल डील ओनली केसी नॉट केपी, बिकॉज आयन डोंट हैव पार्शियल प्रेशर। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक डिसोसिएटेड आयन और अनडिसोसिएटेड आयन के बीच में इक्विलिब्रियम का एस्टैब्लिश होना। आयनिक इक्विलिब्रियम में हम यही डील करने वाले हैं, ठीक है। When an equilibrium has been established between dissociated ion and undissociated part is called ionic equilibrium। तो मान लीजिए AB नाम का इलेक्ट्रोलाइट था, और इस AB नाम के इलेक्ट्रोलाइट को हमने पानी में डाला, तो कुछ डिसोसिएट हो गया और कुछ डिसोसिएट नहीं हो पाया। इन्हीं के बीच में एक डायनामिक इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया, और इसी इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में डिसोसिएटेड अनडिसोसिएटेड नहीं चलता था। केमिकल इक्विलिब्रियम में उधर भी केमिकल सब्सटेंस होता था लेफ्ट में, और राइट में भी अनडिसोसिएटेड फॉर्म में केमिकल सब्सटेंस होता था। जबकि यहां पर क्या है, अनडिसोसिएटेड पार्ट और उसी का कैटायन और एनायन डिसोसिएटेड पार्ट में होता है। ये है हमारा आयनिक इक्विलिब्रियम। मैं जानता हूं 12th पास आउट वाले बच्चों को थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, सभी को मालूम है ये बात, लेकिन 11th वाले स्टूडेंट्स भी हैं अपने साथ क्लास में, तो आप सभी 11th वाले बच्चों के लिए ही मैं इतना डिटेल में बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों को ये सब बातें स्टार्टिंग से जानना बहुत जरूरी है। ओके, नोट करते जाइए, जो आपके काम का लग रहा है वो आप नोट करते जाइए। जो आपके काम का लग रहा है वो आप नोट करते जाइए। 11th वालों को तो सभी नोट करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए तो बिल्कुल नया है। 12th पास आउट वाले जो आपके काम का लग रहा है वो नोट करते जाइए। अभी थोड़ी देर बाद आपके सभी काम का लगने लगेगा, अगले लेक्चर से तो सब कुछ काम का ही हो जाएगा। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं, तो इन बातों को भी समझना बहुत जरूरी है। तो आयनिक इक्विलिब्रियम हम उन सब्सटेंसेस में ऑब्जर्व करेंगे जहां पर आयनाइजेशन आसानी के साथ हो जाए। जब इन सब्सटेंसेस को हम पानी में डालते हैं, कौन से सब्सटेंसेस, यानी कि आयनिक कंपाउंड भी हो सकता है या फिर कोई पोलर कोवेलेंट कंपाउंड भी हो सकता है। जब इसको हम पानी में डालते हैं तो क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन
बिकम रिच इन मोबाइल चार्ज कैरियर। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करने लगता है, आसानी के साथ मूव करने लगता है पूरे सब्सटेंस के अंदर, यानी इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम विच आर यूजफुल इन आयनिक इक्विलिब्रियम। तो हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते वक्त केमिकल इक्विलिब्रियम की कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, वो सारी प्रॉपर्टी हम यहां पर भी यूज होता देख सकते हैं। इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, फिर चाहे वो केमिकल हो या आयनिक। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर भी ये फंडा लगेगा। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम एनी डायरेक्शन, ये बात आपने केमिकल में भी पढ़ी थी। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड एंड सॉल्वेंट, जैसे वाटर आ गया, सॉल्वेंट, तो इन सबको हम क्या ले लेंगे, यूनिटी, क्योंकि वाटर का तो मैक्सिमम हो जाएगा। प्योर सॉलिड, प्योर लिक्विड को भी हम क्या ले लेंगे, यूनिटी कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे एक्सप्रेशन में नहीं आएगा कहीं। इन ऑर्डर टू प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इक्विलिब्रियम मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्वेशंट। रिएक्शन क्वेशंट से ही तो हम लोगों ने सारी चीजें जानी थी। क्यूसी, क्यूपी की मदद से क्या जाना था हम लोगों ने, कि इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, यानी कि ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल यहां पर भी लगेगा और यहां पर भी हम इक्विलिब्रियम लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, ये हम कैसे जज करेंगे, क्यूसी की मदद से। क्यूपी नहीं आएगा आपकी बार, क्या आएगा, क्यूसी, रिएक्शन क्वोशिएंट एट कांस्टेंट कंसंट्रेशन। तो जो आपके काम का लग रहा हो जल्दी से नोट कर लीजिए। नोट करने में समय लग रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में नोट करते जाइएगा, जगह छोड़ दीजिए। चलिए जल्दी से देखिए ये सब और आगे बढ़ते हैं। आगे चला जाए, नोट कर लिया यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। टाइप्स ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्टिविटी। हम सब जानते हैं कंडक्टिविटी के बेसिस पे सब्सटेंसेस या तो इलेक्ट्रोलाइट होता है या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, जो अपने आयनों में डिसोसिएट हो जाए जब उसको सॉल्वेंट में डिसॉल्व करें। और मेन मोटो क्या है, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ऐसा काम कौन कौन से लोग करते हैं, ऐसा काम आयनिक कंपाउंड कर सकता है, ऐसा काम हमारा पोलर कोवेलेंट कंपाउंड कर सकता है। जैसे देखिए NaCl, HCl, ठीक है। अब HCl तो आयनिक नहीं है, HCl कोवेलेंट है, लेकिन कैसा कोवेलेंट है, पोलर कोवेलेंट है। तो ये काम ये भी कर सकता है। सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इलेक्ट्रोलाइट को भी दो क्लास में डिवाइड कर लेते हैं। अभी तो मैंने जनरल बताया कि इलेक्ट्रोलाइट वो होता है विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रोलाइट वो केमिकल सब्सटेंस जिसको हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो अपने केटायन एनायन में डिसोसिएट हो जाए, सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि इलेक्ट्रोलाइट में भी दो कैटेगरी बनाने वाला हूं, एक ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और एक स्यूडो इलेक्ट्रोलाइट। ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और स्यूडो इलेक्ट्रोलाइट, ये दो कैटेगरी बना लेते हैं। इससे क्या होने वाला है, इससे अपने को कुछ और समझ में आएगा। तो ये ट्रू इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है स्यूडो या फिर पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए ट्रू इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन, जो किसी भी कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाए, मॉल्टेन स्टेट में भी कर जाए या एक्वस सॉल्यूशन में भी कर जाए, उसे हम कहेंगे ट्रू इलेक्ट्रोलाइट। जो सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे लेकिन मॉल्टेन स्टेट में ना करे, उन्हें हम कहते हैं स्यूडो इलेक्ट्रोलाइट या पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्यूडो या पोटेंशियल इलेक्ट्रोलाइट। नोट कर लीजिए जल्दी से, एक एक लाइन लिखनी है। जैसे एसिटिक एसिड या फिर फॉर्मिक एसिड, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड और ऑर्गेनिक बेसिस है ना, या ऑर्गेनिक सॉल्ट, तो इस तरीके के जो कंपाउंड होंगे, ठीक है, तो ये ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक बेसिस वीक बेस होते हैं। तो इस तरीके के कंपाउंड सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन में ही डिसोसिएट होते हैं, और ऐसा नहीं है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो 100% डिसोसिएट भी नहीं होते हैं। खैर अभी वीक और स्ट्रॉन्ग की बात अभी आगे करेंगे।
ओके, अभी आप यहां तक नोट कीजिए। यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट? यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर ट्रू इलेक्ट्रोलाइट, ये तो बता ही दिया मैंने। जितने भी पोलर होते हैं वो पोलर में ज्यादातर क्या होंगे? पोटेंशियल यानी स्यूडो इलेक्ट्रोलाइट। अब ज्यादातर को क्यों बोल रहा हूं, जनरली क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जितने पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है उनमें भी तो स्ट्रांग और वीक चलेगा, तो वीक वाले तो पक्का ही है, वीक वाले तो 100% स्यूडो इलेक्ट्रोलाइट है। चलिए आगे बात करते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो अपने आयनों में डिसोसिएट ना होते हो। ऐसे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं यूरिया, ग्लूकोज, शुगर यानी सुक्रोज, ऐसे सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। ओके, नोट कर लीजिए ये भी। तो देखिए हर छोटी बात मैं आपको पढ़ा रहा हूं, और ये मैंने आपको हर बार कर रखा है, और हर बार मैं ये काम करता भी हूं। हर चैप्टर की स्टार्टिंग में लेक्चर 1 बिल्कुल बेसिक होता है, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट होता है, कोई भी अटेंड कर सकता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन द बेसिस ऑफ डिसोसिएशन। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट कितना डिसोसिएट करता है, कितना नहीं डिसोसिएट कर पाता है, इस बेसिस पे अगर हम बात करें तो हमारे दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट हैं। कौन कौन से? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट होगा। ठीक इसी तरीके से वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड, वीक बेस, वीक सॉल्ट। तो आप दो तरफ कॉलम बना देंगे, एक तरफ हेडिंग डाल देंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक तरफ हेडिंग डाल देंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। और इसी में हम लोग एक तरफ सभी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सॉल्ट और एक तरफ सभी स्ट्रॉन्ग वीक एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। हेडिंग डालिए मेरे साथ साथ। कोई समस्या हो, कोई डाउट हो तो उसको तुरंत लिखिएगा। आयनिक इक्विलिब्रियम एक डिफिकल्ट चैप्टर है, एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बहुत अच्छा चैप्टर है, और अगर आपको समझ में आने लगा तो आपको बहुत ही सवाल लगाने में, क्वेश्चन लगाने में और इसके कॉन्सेप्ट्स को समझने में बहुत मजा आने वाला है। क्योंकि जब कोई कठिन चीज समझ में आ जाती है तो बहुत अच्छा फील होता है ना। लेकिन उसके लिए आपको हर क्लास बहुत अच्छे से अटेंड करनी है, हर छोटी से छोटी बात को भी इंपॉर्टेंस देकर सुनना है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखिए क्या होता है, जो 100% डिसोसिएट हो जाए। एक बात मैं आपको और बता दूं, दुनिया में कोई भी ऐसा इलेक्ट्रोलाइट नहीं है जो 100% डिसोसिएट होता है। इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा है आइडियली, आप देखिए, ध्यान दीजिए यहां पर। यानी अगर कोई 99% डिसोसिएट होता है प्रैक्टिकली, तो हम उसको मान लेते हैं कि हां वो 100% डिसोसिएट होता है। ठीक है ना, 100% कुछ भी नहीं होता है। तो विच आर कंप्लीटली डिसोसिएटेड आइडियली 100% इनटू देयर आयंस, जिनका अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम में। अब यहां पर भी आप बोलने को बोल सकते हो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लेकिन ज्यादा बेटर टेक्निकल वर्ड क्या है? DOI, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन। तो जिसका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन अप्रोक्सीमेटली 1 हो, उसे हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक क्या होगा? जो पार्शियली डिसोसिएट हो, जिसका अल्फा 1 ना हो, 1 से बहुत छोटा हो, तो उसे हम कहेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। पहले स्ट्रॉन्ग में समझ लेते हैं सारी चीजें। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है वो तो समझ में आ गया। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड में जैसे HClO4, परक्लोरेट आयन, H2SO4, HNO3, HI, HBr, HCl, ऐसे बहुत सारे हैं। स्ट्रॉन्ग बेस, एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, ऑल आयनिक सॉल्ट आर स्ट्रॉन्ग सॉल्ट, NaCl, KCl, है ना, नोट करते जाइए। वीक के बारे में जानते हैं, चलिए वीक के बारे में समझते हैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा? विच आर पार्शियली डिसोसिएटेड, अल्फा नॉट इक्वल टू 1, लेस देन 1। ठीक है। वीक एसिड, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स आर वीक एसिड। मैं आपको पहले ही बता रहा था, जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप एसिड पढ़ते हो, दे ऑल आर वीक एसिड। फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, है ना, और भी जितने भी उसमें H अल्फा हाइड्रोजन हटाकर आप क्लोरो, ब्रोमो, आइडो कुछ भी जोड़ते जाओगे, वो सब क्या होंगे?
वीक एसिड होंगे। कुछ ऐसे वीक एसिड होते हैं जिनकी शक्ल स्ट्रॉन्ग जैसी लगती है लेकिन वो होते वीक है, जैसे HCN। HCN भी एक वीक एसिड है, याद रखिएगा। H3PO4 भी एक वीक एसिड है, ठीक है, इनको और नोट करते जाइए। HNO2, HCN, अच्छा HCN 2 बार हो गया, H2S, HF, ये सब भी वीक एसिड है। जितने लिखे हैं ये सब वीक एसिड है। जनरली 11th क्लास का बच्चा ये जल्दी नहीं जज कर पाता है HCN, HF ये स्ट्रॉन्ग होगा कि वीक होगा, है ना। तो इसलिए मैंने यहां पर पहले ही लिखवा दिया है, और जैसे जैसे आप लोग पढ़ते जाओगे आप लोग सब कुछ जज करना चालू कर दोगे, क्योंकि आपके सामने कई बार वही एग्जांपल्स बार बार आ रहे होंगे, तो आपको ये बात समझ में आती जाएगी। वीक बेस, ऑल ऑर्गेनिक बेसेस आर वीक बेस, है ना। जैसे अमोनिया सॉल्यूशन है, एमीन है, एमीन में चाहे जितना भी कोई भी एमीन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, दे ऑल आर वीक बेस, ठीक है। अगर मुझसे कोई ये पूछे कि सर आप ये कैसे जज कर लोगे कि ये स्ट्रॉन्ग है या वीक, तो मैंने बताया भाई जिसका अल्फा 1 आ जाए या जिसका अल्फा <1 हो। लेकिन ये बात तो हमें तब पता चलेगी जब कोई डेटा हमारे पास हो, यानी लैब में कैसे पता करते होंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, चाहे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो या वीक एसिड हो, हर एक का एसिड कांस्टेंट होता है। जैसे आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पढ़ा है, वैसे एसिड कांस्टेंट होता है, बिकॉज दे ऑल आर द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ Kc। तो एसिड कांस्टेंट को बोलते हैं Ka। और ठीक इसी तरह से चाहे वीक बेस हो या स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसका एक बेस कांस्टेंट होता है Kb। तो अगर आप मेरे से फैक्ट पे बात करना चाहते हैं तो मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भाई हम किसी भी एसिड को ऐसे जज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग या वीक, कि अगर मुझे इसका Ka वैल्यू पता चल जाए, तो अगर उसका Ka वैल्यू हाई है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और अगर उसका Ka वैल्यू लो है तो इसका मतलब वो वीक है। लो का मतलब हो गया 10 टू द पावर ऑफ माइनस समथिंग में चलता जाएगा, और हाई का मतलब हो गया 10 टू द पावर ऑफ प्लस समथिंग में चलता जाएगा। और देखिए, ये हाई या लो से जो स्ट्रॉन्ग और वीक जज हो रहा है, एक्चुअल में देखिए स्ट्रॉन्ग और वीक ऐसे नहीं बता सकते, ये तो आपने बता दिया। और ये सब किसके रिस्पेक्ट में मैं बोल रहा हूं? ये सब मैं वाटर के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं, कि वाटर से कौन ज्यादा एसिडिक, कौन ज्यादा बेसिक है, कौन लेस एसिडिक है। एक्चुअल में बात यह है कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है, यह सिर्फ दो ही लोगों के बीच में जज होता है। समझ में आ रहा है? जैसे मैं आप में से किसी बच्चे को कहूं यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो का क्या मतलब है? मतलब किसी के रेस्पेक्ट में बोल रहा हूं तुम यार इससे अच्छे हो या तुम इससे खराब हो। समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही है? अब कुछ कुछ आपको समझ में आएगा। तो अगर मैं आपको किसी को भी मैं बोल रहा हूं कि तुम अच्छे हो, तो एक मतलब एक जनरल पैटर्न पे आके बोल रहा हूंगा, या फिर मैं आपको किसी से कंपेयर करके बोल रहा हूंगा कि यार ये तुम इससे अच्छे हो या इससे खराब हो। अदरवाइज वो मेरा स्टेटमेंट ही गलत है। इस दुनिया में ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा है। अच्छे से अच्छे इंसान से भी खराब पड़े हैं और खराब से भी अच्छे पड़े हैं। यानी अगर मैं किसी को अच्छा बोल रहा हूं तो हो सकता है कोई उससे भी अच्छा हो, अगर मैं किसी को खराब बोल रहा हूं तो हो सकता है कोई उससे भी ज्यादा खराब हो। तो हमेशा अच्छा, बुरा, स्ट्रॉन्ग, वीक, ये सब एक दूसरे के रेफरेंस पे बात की जा सकती है। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी। अभी हम लोग जब एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ना और आगे चालू करेंगे, तो जब हम लोग लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट पे पहुंचेंगे, तो मैं आपको इसी बात को प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। इसमें कोई समस्या? ऐसे आज के लेक्चर में तो ऐसा कुछ है ही नहीं कि कहीं समस्या आए, है ना। सब सिंपल सिंपल बातें मैं पढ़ा रहा हूं आपको, छोटी छोटी बातें। चल आगे बढ़ते हैं फिर। एसिड बेस कंसेप्ट अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। एसिड बेस कंसेप्ट, तो एसिड बेस कंसेप्ट में
हमें सिर्फ 3 एसिड बेस कंसेप्ट सीखने हैं। वैसे तो एसिड बेस कंसेप्ट बहुत सारे होंगे, लेकिन हम सिर्फ 3 थ्योरी पढ़ेंगे। कौन कौन सी? आर्हेनियस थ्योरी, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट और लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। यही 3 हमारे सिलेबस में है, इन्हीं को हमें जान लेना है। ये सब मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि इससे आपको जीओसी में भी फायदा मिलेगा, इससे आपको आयनिक इक्विलिब्रियम में भी फायदा मिलेगा, और मे भी पॉसिबल एक आध सवाल ऐसा कुछ आ जाए जो कि बहुत सिंपल होगा, और अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ टेक्निकली खेला गया होगा उस सवाल में तो बहुत सारे बच्चों का गलत होगा, और फिर सिंपल सवाल अगर हम ना सॉल्व कर पाए तो बड़ा खलता है पेपर में। तो ऐसी चीजों को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जो हमें नंबर देने के लिए ही आए हैं, है ना, उनको वापस नहीं जाने देना है। तो आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस कंसेप्ट, तो आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। एसिड वो केमिकल सब्सटेंस होगा जो अपना H+ आयन दे सके। अब देखिए, अपना H+ आयन दे सके इन एक्वस सॉल्यूशन। अगर कहीं ना भी लिखा जाए तो आप इसका मतलब समझ जाइएगा, जो अपना H+ आयन दे सके एक्वस सॉल्यूशन में। ये वही बात हो गई, आपने कहा HCl एसिड है, मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो HCl की बॉटल ओपन करो, देखते हैं H+ आयन उड़ के बाहर आता है कि नहीं आता है। तो नहीं आता है ना। जब उसको हम पानी में डालेंगे तो वो डिसोसिएट होगा। एक्चुअल में तो H+ आयन बेटा कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता नेचर में। H+ आयन तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसीलिए हमें वाटर चाहिए, क्योंकि वाटर में जब वो H+ आयन जाएगा तो वो बनाएगा हाइड्रोनियम आयन H3O+, ये एग्जिस्ट कर जाएगा। तो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देता है। बेस वो केमिकल सब्सटेंस है जो एक्वस सॉल्यूशन में OH- आयन देता है, उसे हम बेस कहते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने HCl वाटर में डाला तो मुझे क्या दिखेगा। तो HCl अगर मैंने वाटर में डाला तो मुझे H3O+ और साथ में Cl-। या तो आप ऐसा लिखना चालू कर दीजिए, या फिर अगर आप ये वाटर नहीं लिखना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूं आपको क्या करना है। आपको लिखना होगा HCl एक्वस, ऐसे लिखिए, किताबों में ऐसे भी लिखा जाता है HCl एक्वस, और अब आप लिखिएगा H+ एक्वस और Cl- एक्वस। इसका क्या मतलब हुआ? अभी तो मैंने कहा था H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, मैं अभी भी कह रहा हूं H+ आयन एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एक्वस सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करता है। ठीक है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको एग्जांपल बेस के लिए देखना है तो जैसे मान लीजिए अमोनिया, और अमोनिया प्लस वाटर मिलकर क्या बनाएगा? सोचिए, अमोनिया प्लस वाटर ये मिलकर क्या बनाएगा? अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है। अगर कोई अमोनिया सॉल्यूशन बोले या अमोनिया एक्वस बोले, उसका भी मतलब यही है, तो भी आप यही लिखेंगे NH4+ प्लस OH-। क्लियर है? यहां तक बातें आपको समझ में आ रही है? मैं आपको सिंपली एसिड बेस कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं। अभी इक्विलिब्रियम की आज के लेक्चर में शायद कोई बात ही ना हो पाए। ओके, चलिए अब इसी एसिड में आर्हेनियस थ्योरी के हिसाब से ये जो हमें एसिड बताया जा रहा है, इसी में कई कैटेगरी बनी है। वो क्या है उनको भी समझ लेते हैं। जैसे मैं एक तरफ एसिड की बात कर लेता हूं और मैं एक तरफ बेस की बात कर लेता हूं। अभी मेरा एक 11th क्लास में चैप्टर बचा हुआ है, वो भी हम लोग जल्दी पढ़ेंगे, रेडॉक्स एंड स्टाइचियोमेट्री। तो उसमें एन फैक्टर निकालना सीखते हैं। हालांकि एन फैक्टर की कुछ कुछ बातें मैंने आपको मोल कॉन्सेप्ट में भी सिखा रखी है।
तो उसमें एन फैक्टर जब आप निकालना सीख जाओगे तो आपको और ज्यादा फिजिकल केमिस्ट्री अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो एसिड और बेस में देखिए, मोनोबेसिक एसिड, मोनोबेसिक एसिड, अब ये सब मैं कैटेगराइज कैसे कर रहा हूं, एन फैक्टर के बेसिस पे। मोनोबेसिक एसिड डाईएसिडिक, डाईबेसिक एसिड, सॉरी डाईबेसिक, डाईबेसिक, मोनोबेसिक, डाईबेसिक ऐसे चलता है यहां पर, डाईबेसिक एसिड, ठीक है। तो ये मोनोबेसिक, डाईबेसिक, तो मोनोबेसिक का मतलब जिसकी बेसिसिटी, एसिड में देखते हैं बेसिसिटी, और जिसकी बेसिसिटी 1 हो, यानी जो H+ आयन 1 दे सके उसे कहेंगे बेसिसिटी 1, यानी वो मोनोबेसिक एसिड है। ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं HCl, HI, HNO3, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सब क्या है, मोनोबेसिक एसिड। डाईबेसिक एसिड जिसका एन फैक्टर, यानी वही बेसिसिटी जिसका एन फैक्टर 2 हो, यही क्या कहलाता है, बेसिसिटी। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा आपका H2SO4, H2SO4, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड COOH का होल ट्वाइस, इस तरीके के एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे चलता रहेगा। बेस में आते हैं तो बेस में चलता है मोनो एसिडिक बेस, मोनो एसिडिक बेस। अब ये मोनो एसिडिक बेस वो होता है, जैसे बेस में एसिड में देखते हैं बेसिसिटी, वैसे ही बेस में देखेंगे एसिडिटी, एसिडिटी, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल HOH माइनस आयन, वहां था H+ आयन, यहां हो जाएगा OH माइनस आयन। तो बेस में देखेंगे एसिडिटी, और एसिडिटी ही हमारा क्या है, एन फैक्टर। यहां पर किसी एसिड में बेसिसिटी एन फैक्टर है तो बेस में एसिडिटी एन फैक्टर है। तो मोनो एसिडिक बेस का एग्जाम्पल कोई बहुत सारे हैं, NaOH, KOH, है ना, ऐसे एग्जाम्पल हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से चलता है फिर डाई एसिडिक बेस। अब आप लोग समझ गए ना, डाई एसिडिक बेस। अब ये डाई एसिडिक बेस में क्या हो जाएगा, यहां पर एन फैक्टर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, SrOH का होल ट्वाइस, इस तरह से जो 2 OH माइनस आयन दे सके तो वो कहलाएगा डाई एसिडिक बेस, ठीक है। इसको छोटा सा और ये नोट कर लीजिए अगर आपके काम का लग रहा है। अगर 12th पास आउट वाले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये आपने पढ़ रखा है, कोई नोट करने की कोई खास जरूरत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आप लोगों को पहले भी कह चुका हूं, नोट्स, एक भी नोट्स मत बनाओ, जितनी भी केमिस्ट्री की कॉपी हो, अगर बना भी रखी हो सब फाड़ के फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं, बस टेस्ट में टॉप करते रहो, सिर्फ इतना चाहता हूं। और टेस्ट में अगर टॉप करना है तो रिवाइज करना होगा, हम सभी ह्यूमन बीइंग हैं, तो ह्यूमन बीइंग है, और अगर हमें रिवाइज करना है तो उसके लिए हमें नोट्स की जरूरत पड़ेगी, इसलिए नोट्स बनाने होते हैं। अगर आप एक्सेप्शनल केस हैं, आप बिना नोट्स बनाए सब कुछ रिवाइज कर सकते हैं, कोई जरूरत नहीं नोट्स बनाने की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिमिटेशन क्या है, आर्हेनियस थ्योरी की कमियां क्या हैं, चलिए वो भी समझ लेते हैं। देखिए आर्हेनियस थ्योरी की सबसे बड़ी कमियां तो यही है कि इससे सिर्फ वही एसिड या वही बेस हम डिसाइड कर सकते हैं जो कि अपना H+ आयन देते हो या जो कि अपना OH माइनस आयन देते हो। उन सभी एसिड का क्या जिनके पास H+ आयन नहीं है, उन सभी बेस का क्या जिनके पास OH माइनस आयन नहीं है, वो भी तो बेस हैं, वो भी तो एसिड हैं, उनको कैसे आर्हेनियस थ्योरी से जस्टिफाई करेंगे। तो यही सब इनकी कमियां हैं आर्हेनियस कंसेप्ट का, ठीक है। तो ये नोट करते जाइएगा आप लोग, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, हम सब जानते हैं एसिडिक होता है, लेकिन इसके पास तो कोई H+ आयन नहीं है। N2O5 एसिडिक होता है, SO2 एसिडिक होता है, SO3 एसिडिक होता है, तो ये सब भी तो एसिडिक हैं,
इनके पास तो H प्लस आयन नहीं है, दे आर नॉन मेटल ऑक्साइड, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली एसिडिक। ठीक है, इसी तरह से आप सोचिए अगर मेटल का ऑक्साइड होगा तो वो बेसिक होगा, लेकिन उसके पास तो OH माइनस आयन नहीं है देने के लिए। ठीक है, एसिड में ही सोचकर देखिए, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं ये भी एसिड होते हैं, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये भी एसिड है, लेकिन आर्हेनियस थ्योरी यहां पर नहीं समझा पा रहा है। ठीक है, सिमिलरली फॉर बेस मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, लेकिन आर्हेनियस थ्योरी से यह बात जस्टिफाई नहीं होती है। जल्दी से नोट कीजिए। आर्हेनियस के बाद अब हम चलते हैं इससे थोड़े अच्छे वाले कंसेप्ट पे, लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। अगली हेडिंग डालेंगे लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, एसिड वो केमिकल सब्सटेंस है जो H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखता है। H प्लस आयन देने की टेंडेंसी रखता है। किसको देगा? तो उसको देगा जिसके पास कमी है या जिसको चाहिए होगा, उसी को तो देंगे ना। ठीक है ना। बेस क्या होगा? तो वो केमिकल सब्सटेंस जो कि उस H प्लस आयन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। यानी एसिड का काम क्या है? H प्लस आयन देना। H प्लस आयन डोनर क्या बन जाएगा? एसिड। तो उसी जगह पर H प्लस आयन एक्सेप्टर क्या बन जाएगा? बेस। यह बताया गया है लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में। नोट करते जाइए जल्दी से। ठीक है, तो यहां पर H प्लस आयन डोनर, H प्लस आयन डोनर कहलाएगा एसिड, और यहां पर H प्लस आयन एक्सेप्टर यह कहलाएगा बेस। H प्लस आयन डोनर कहलाएगा एसिड और H प्लस आयन एक्सेप्टर कहलाएगा बेस। ओके, नोट कर लीजिए। चलिए इसमें और भी बातें जानते हैं। तो एसिड और बेस में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ H प्लस आयन का होता है। तो इस बात को थोड़ा और अच्छे तरह से समझते हैं। नोट कर लिया यहां तक? अगर मैं किसी बेस से और किसी एसिड से H प्लस आयन को इंटरचेंज कराऊं तो ये क्या बन जाएंगे? कॉन्जुगेट एसिड बेस। कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, इन्हीं के बारे में मैं बात कर रहा हूं आपसे। यानी कि अगर मैं किसी एसिड से एक H प्लस आयन निकाल दूं तो क्या बन जाएगा? मुझे मिल जाएगा कॉन्जुगेट बेस। तो अगर मुझे एसिड से बेस की तरफ जाना है तो मुझे निकालना होगा H प्लस आयन, और अगर मुझे बेस से एसिड की तरफ आना है तो मुझे ऐड करना होगा एक H प्लस आयन। एक H प्लस आयन, एक H प्लस आयन निकालना होगा, एक H प्लस आयन ऐड करना होगा। हाँ, ये काम जरूर याद रखिएगा कि आप ऐसा नहीं यहां 2 निकाल दे या 10 निकाल दे। तो ये मैं लिख भी दे रहा हूं, मेंशन भी कर रहा हूं, 1 H प्लस आयन। इससे बन जाएगा आपका कॉन्जुगेट एसिड बेस। क्लियर है? जैसे समझिए मेरी बात को, मैं यहां पर क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं आपसे यह कहूं कि HCl प्लस वाटर, और लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट में आर्हेनियस से ज्यादा बेहतर समझाया गया। जैसे थोड़ी देर पहले मैं जो बात कह रहा था कि ना कोई एसिड होता है ना कोई बेस होता है, ये तो डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं। अच्छा सोचिए आप वाटर को क्या कहेंगे, एसिड की बेस?
तो आप कहोगे कि वाटर एसिडिक या बेसिक या दोनों की तरह काम कर लेता है, या कुछ भी नहीं होता, वाटर कहाँ होता है, कुछ न्यूट्रल होता है, एम्फोटेरिक होता है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। तो देखिए मैं वाटर को एसिड भी बनाने वाला हूं, मैं वाटर को बेस भी बनाने वाला हूं। अगर मैं HCl और वाटर को देखूं तो HCl अपना H+ आयन दे देगा, और अगर HCl ने अपना H+ आयन दे दिया तो ये क्या कहलाएगा, एसिड, और वाटर ने इसका H+ आयन रख लिया तो ये क्या कहलाएगा, बेस। तो ये अपना H+ आयन देने के बाद क्या बन जाएगा, Cl-। तो इस एसिड का ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रही है? आप किसी भी एसिड से H+ आयन निकाल दोगे तो बचे हुए पार्ट को क्या बोलोगे, कॉन्जुगेट बेस। और इसने आपका H+ आयन रख लिया तो ये बेस है, क्योंकि ये H+ आयन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये बन जाएगा H3O+। तो ये बेस के रेस्पेक्ट में इसने अपना H+ आयन एक्सेप्ट किया, तो बेस में जब आप H+ आयन ऐड कर देते हो, बेस में आप H+ आयन ऐड कर दोगे तो क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इन्हीं को बोला जाता है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आप देखिए यहां पर वाटर आपका किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है, क्योंकि उसका कंपैरिजन मैं किससे कर रहा हूं, एसिड से, HCl से। ठीक इसी तरह से अगर मैं वाटर का कंपैरिजन अमोनिया से करूं तो अमोनिया में क्या टेंडेंसी है, H+ आयन डोनेट करने की या एक्सेप्ट करने की। तो भाई ये H+ आयन एक्सेप्ट करेगा, तो अगर ये एक्सेप्ट करेगा तो मुझे क्या बोलना चाहिए, बेस। और एक्सेप्ट किससे करेगा, वाटर से, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एसिड, क्योंकि ये H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी रख रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो यहां बन जाएगा OH- और यहां बन जाएगा NH4+। अब कौन किसका कॉन्जुगेट एसिड बेस है, चलिए चेक करते हैं। ये H+ आयन देने की टेंडेंसी रख रहा है तो ये एसिड, ये एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है तो बेस। इस एसिड से H+ आयन निकाला तो ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। और मैंने इस बेस में H+ आयन मिलाया तो ये क्या बन जाएगा, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड। क्या मेरी बातें कुछ कुछ आपको समझ में आने लगी? कुछ क्या, आप तो बहुत कुछ समझ में आनी चाहिए। अब बताइए यहां तक कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्या आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में समझ में आ रहा है? क्या आपको कॉन्जुगेट एसिड बेस के बारे में समझ में आ रहा है? नो डाउट, गुड। चलिए, क्लियर है, चलिए ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, अब मैं कुछ और एक दो इंटरेस्टिंग पॉइंट आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, जिससे आपको ये यकीन हो जाएगा कि हाँ यार सर जो कह रहे थे बात सही है ना। ऐसे कोई हम बोल सकते हैं कि भाई ये एसिड होता है या ये बेस होता है, ये जरूर एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बात होती है। और जब हम ये कहते हैं कि भाई ये सब एसिड है, ये सब बेस है, तो वो एक जनरल यानी कॉमन सॉल्वेंट वाटर के रिस्पेक्ट में बात होती है। जैसे हमें क्लास 8 से ही सिखाया जाता है जितने भी मिनरल एसिड होते हैं वो सभी एसिडिक होते हैं, HCl, HBr, HI ये सब एसिड हैं, NaOH, KOH है ना, ये सब बेस हैं। तो ऐसा क्यों सिखाया जाता है? तब एक्चुअल में छोटी क्लासेस में थोड़ा डेप्थ में नहीं समझाते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही थोड़ा बेस स्ट्रॉन्ग करते रहे तो ये 11th 12th आते आते कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। बट है क्या ना, 8, 9, 10th का एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसा है कि टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं वो सिर्फ रटी रटाई बातें, जो लिखी लिखाई बातें हैं किताब में, सिर्फ वो बताते हैं। रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, ना पढ़ना चाहते हैं, थोड़ा और ज्यादा अच्छे से पढ़ ले, थोड़ा सा और अच्छे से समझा दे। कभी कभी टीचर्स को ये भी लगता है यार 8th क्लास का बच्चा है, उसको क्या करेंगे इतना बता के, उसको बताना चाहिए, जरूरी है। खैर काफी कुछ सुधार भी हो रहा है अब आज की डेट में।
तो मेरे कहने का मतलब ये था कि जब हम किसी को ये बताते हैं कि भाई ये एसिड है, ये बेस है, तो साथ साथ एक बात ये भी बोल देनी है कि भाई ये एसिड तो है और ये बेस तो है, लेकिन जानते हो ये हम किस तरह से बोल रहे हैं? हम ये वाटर के रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं, क्योंकि पानी में ये अपना H+ साइन दे देता है, तो वाटर के रिस्पेक्ट में ये एसिड हो गया, वाटर के रिस्पेक्ट में ये बेस हो गया। तो बच्चों को ज्यादा अच्छे से समझ में आने लगेगा। सोचिए 8वीं क्लास का ये बच्चा ये सोचने में चालू हो जाएगा कि हाँ यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस जैसी कुछ बातें आने लगी, कि किसी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि वो एसिड है, किसी के रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है कि वो बेस है। अब आप सोचिए जितने भी 11th क्लास वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं उनसे मेरा सवाल है, 12th पास आउट वालों से भी सवाल है, H2SO4 को आप एसिड मानते हैं कि बेस? बताइए। H2SO4 को आप एसिड मानते हैं कि बेस मानते हैं? तो आपको लग रहा होगा यार बड़ा अजीब सा सवाल पूछ रहे हैं, इसमें क्या है, एसिड ही होगा। H2SO4 तो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ना। चलिए मैं बेस बना के दिखाता हूं आपको। तो ये H2SO4 के सामने मैं खड़ा कर देता हूं HClO4 को, जो कि इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब आप सोचिए क्या होगा अगर मैं H2SO4 के सामने खड़ा कर दूं HClO4 को, तो ये इससे भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। मुझे कैसे पता चला? मैंने भी पढ़ा है, आप भी पढ़ सकते हैं। इसका Ka वैल्यू इसके Ka वैल्यू से ज्यादा आएगा, जिसका मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। नेट पे सारा डेटा दिया होगा, आप अगर वेरीफाई करना चाहें वेरीफाई कर सकते हैं। तो HClO4 अगर ये एसिड हो गया तो इसका मतलब ये तो अपना H+ आयन दे देगा। ये अगर अपना H+ आयन दे देगा तो ये कॉन्जुगेट बेस क्या बनाएगा? ClO4-। तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। मैं अब इतना लंबा चौड़ा नहीं लिख रहा हूं, मैं Cb लिख रहा हूं, एसिड का कॉन्जुगेट बेस। बात समझ में आ रही है आपको? तो अब अगर ये एसिड है तो ये किसकी तरह ट्रीट किया जाएगा? बेस की तरह यहां पर। तो इसका H+ आयन अगर ये एक्सेप्ट कर लेगा तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा H3SO4 प्लस, और ये बेस का ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। इस बेस का ये बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड। तो इस बेस का ये बन गया हमारा कॉन्जुगेट एसिड। अब बताइए H2SO4 को मैंने बेस लिख दिया, तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ही बताया जाता है। हाँ, अभी स्मृति का आंसर बिल्कुल सही है। मैंने पूछा H2SO4 क्या है, तो इन्होंने बताया एसिड विद रेस्पेक्ट टू वाटर। बिल्कुल सही बात है, एसिड विद रेस्पेक्ट टू वाटर है। अभी यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हुई क्या? कॉन्जुगेट एसिड बेस निकाल लोगे? अगर आपको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो उस सब्सटेंस में से एक H+ आयन निकाल दीजिए, और अगर आपको कॉन्जुगेट एसिड बनाना है किसी का तो उस सब्सटेंस में एक H+ आयन ऐड कर दीजिए, एक H+ आयन, याद रहे। चलिए आपको मेरी बातें कितनी समझ में आई मैं भी चेक करता हूं। सवाल सॉल्व कीजिए। राइट डाउन द कॉन्जुगेट एसिड बेस ऑफ द फॉलोइंग। ये स्पीशीज है कुछ, इनका आपको कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है और इनका आपको कॉन्जुगेट बेस भी बताना है, दोनों बताने हैं। क्वेश्चन नोट कीजिए जल्दी से। कॉन्जुगेट एसिड भी बताना है और कॉन्जुगेट बेस भी बताना है। जल्दी से नोट करते जाइए। तो इसके सॉल्यूशन में हम लोग आ जाते हैं, टेबल बना लेते हैं। इसका सॉल्यूशन मैंने कुछ इस तरह से तैयार किया है फिल करने के लिए।
एक तरफ वही सभी स्पीशीज को लिख दिया है, उनका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस क्या होगा। मैं लिख रहा हूं, आप लोग अपने आंसर पोस्ट भी करते जाइए और साथ साथ टैली भी करते जाइए कि आपका आंसर मेरे आंसर से मैच हो रहा है या नहीं। कॉन्जुगेट एसिड बनाने के लिए मुझे H+ आयन ऐड करना होगा और कॉन्जुगेट बेस बनाने के लिए मुझे एक H+ आयन निकालना होगा। तो मैं पहले सभी का कॉन्जुगेट एसिड बना देता हूं। तो ये बन जाएगा H2CO3, ये बन जाएगा H2S, ये बन जाएगा H2SO4, ये बन जाएगा H3PO4, ठीक है, ये बन जाएगा अमोनियम आयन, ये बन जाएगा H3O+ हाइड्रोनियम आयन, अमोनियम आयन और हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। ये मैच कर रहा है आप लोगों का, देखिए चेक कीजिए जल्दी से। अब बात करते हैं कॉन्जुगेट बेस की, तो मुझे एक H+ आयन सब में से निकाल देना है, उन्हीं में से। तो ये बन जाएगा कार्बोनेट आयन, ये बन जाएगा सल्फाइड आयन। ऐसा भी सवाल आ सकता है जेई मेन या नीट में, इसके लिए भी आप तैयार रहिए। तो देखिए इतना आसान सवाल है, तो बताइए अब किससे सॉल्व नहीं होगा ये, है ना, सभी से सॉल्व होना चाहिए कि नहीं। अब बताइए ऐसा सवाल अगर आप गलत कराएं तो कितना खराब लगेगा, मुझे भी बहुत खराब लगेगा। इसीलिए मैं आपकी प्रैक्टिस करा दे रहा हूं। HPO4 2-। अब देखिए यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिए, जैसे मैंने H2PO4- का कॉन्जुगेट बेस बनाना चाहा, तो HPO4 2- इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2PO4, क्योंकि मैंने एक H+ आयन निकाल दिया। अब एक H+ आयन निकालेंगे तो माइनस चार्ज भी तो आएगा। लेकिन अगर मैं इसी को कोई अगर ऐसा बोले कि ये PO4 3-, ये तो ये नहीं होगा, दिस इज नॉट अ कॉन्जुगेट बेस, इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है। हाँ, इसका कॉन्जुगेट बेस हो जाएगा PO4 3-। समझ गए। तो ऐसे सवाल थोड़े से आ सकते हैं उलझाने के लिए आपको। अब क्या करना है, एक H+ आयन और निकाल देना है, तो यहां बन जाएगा NH2- और ये नीचे वाले में बन जाएगा OH-। चेक कीजिए जल्दी से सभी लोग। बिल्कुल सही है, सभी लोग आंसर सही कर रहे हैं। वेरीफाई कर लीजिए सभी लोग अपना अपना आंसर। यहां तक कोई समस्या, कोई डाउट, कुछ पूछना है? फॉस्फेट आयन कॉन्जुगेट बेस नहीं होगा इसका, यह बात समझ में आई। लेकिन इसका कॉन्जुगेट बेस अगर पूछा जाएगा तो फॉस्फेट आयन जरूर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एम्फीप्रोटिक क्या होता है। दो अभी मैंने जैसे वाटर को बताया, आप में से कुछ लोग जानते भी होंगे एम्फोटेरिक है, लेकिन आप में से जितने लोग नहीं जानते हैं ज्यादा अच्छा है। जो जानते हैं वो गलत जानते हैं, इसलिए खराब है। हम लोग हर चीज को एम्फोटेरिक बोल देते हैं। जैसे वाटर अगर किसी से पूछूं मैं तो वो बोल देगा एम्फोटेरिक, ये एम्फोटेरिक है ना। एम्फोटेरिक का मतलब लोगों के दिमाग में है जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करता है, उसे एम्फोटेरिक कहते हैं। चलिए आप लोगों को थोड़ा सा आप लोगों का नॉलेज सही करता हूं मैं। दो टर्म है एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक। दो टर्म है एम्फीप्रोटिक और दूसरा है एम्फोटेरिक। तो आज के बाद जितने भी लोग, आप लोग जिस चीज को एम्फोटेरिक बोलते हो उसे एम्फोटेरिक ना बोल के एम्फीप्रोटिक बोलना। ऐसा क्यों? एम्फीप्रोटिक वो होता है जो एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करे, विच कैन एक्ट एज एसिड एज वेल एज बेस। एन आयन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड कंटेनिंग एसिडिक हाइड्रोजन इज एम्फीप्रोटिक। जैसे देखिए वाटर एम्फीप्रोटिक है, HS- इज एम्फीप्रोटिक। क्यों भाई? क्योंकि ये अपना H+ आयन दे सकता है तो एसिड है, ये H+ आयन ले भी सकता है तो बेस है। इसी तरह से ये भी अपना H+ आयन दे सकता है एसिड, H+ आयन एक्सेप्ट कर सकता है तो बेस। तो जितने भी पॉलीप्रोटिक, पॉलीप्रोटिक का मतलब वो सभी जिनका N फैक्टर 1 से ज्यादा हो,
पॉलीप्रोटिक का मतलब जिनके पास एक से ज्यादा H+ आयन हो। तो पॉलीप्रोटिक का मतलब है जिन एसिड की बेसिसिटी एक से ज्यादा हो। तो ऐसे पॉलीप्रोटिक एसिड के स्पीशीज जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन भी पाया जाता हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीप्रोटिक। उन्हें हम क्या कहते हैं? एम्फीप्रोटिक। समझ में आया? लिक्विड अमोनिया इज ऑल्सो एम्फीप्रोटिक। H+ आयन दे सकता है, NH2- बन जाएगा, H+ आयन एक्सेप्ट भी कर सकता है, अमोनियम आयन बन जाएगा। नोट कीजिए जल्दी से पहले इसे। वाटर ने अपना H+ आयन, वाटर H+ आयन मिलकर H3O+ बन गया, देख सकते हैं ना। तो ये क्या बना रहा है? ये वाटर क्या बन गया हमारा? अपना H+ आयन एक्सेप्ट कर रहा है और H+ आयन दे भी रहा है। तो ये एम्फोटेरिक है, सॉरी एम्फीप्रोटिक है। मैं भी आपके साथ साथ बोल रहा हूं। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा एम्फीप्रोटिक। एम्फीप्रोटिक। तो ये एम्फोटेरिक क्या होता है? एम्फोटेरिक भी होता है, वो भी बता रहा हूं आपको। एम्फीप्रोटिक वाली बात समझ में आ गई? अगर इसी स्टेटमेंट में मैं एक और नया स्टेटमेंट जोड़ दूं, यानी वो स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करें, इसके साथ साथ जिनका एसिड कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट 1.6 इंटू 10⁻⁻14 से बड़ा हो, उन्हें कहेंगे एम्फोटेरिक। चलिए एक छोटा सा नोट पहले आप लिख लीजिए, फिर हम लोग एम्फोटेरिक में भी आ रहे हैं। OH- एंड H2PO2- आर नॉट एम्फीप्रोटिक। ये भी नोट कर लीजिएगा। OH- को आप एम्फीप्रोटिक नहीं कहेंगे, वाटर को कह देंगे, OH- को नहीं कहेंगे, क्योंकि ये एसिड और बेस दोनों की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है? और यहां पर देखिए ये है H2PO4- और ये है H2PO2-। तो ये नहीं है एम्फीप्रोटिक। आगे बढ़ा जाए, आगे आते हैं। एम्फोटेरिक बताने से पहले इसी से रिलेटेड कुछ बातें और बता देता हूं। पॉलीप्रोटिक एसिड, जिसको मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, जिसकी बेसिसिटी n है ना, और ये n का नंबर 1 से बड़ा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पॉलीप्रोटिक एसिड। ये पॉलीप्रोटिक एसिड क्या क्या बना सकता है? इट कैन फॉर्म नंबर ऑफ सॉल्ट। कितने सॉल्ट बना सकता है? n सॉल्ट बना सकता है। इट कैन फॉर्म एम्फीप्रोटिक आयन n-1, एम्फीप्रोटिक आयन बना सकता है। इट कैन फॉर्म एसिडिक सॉल्ट n-1। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं ऐसा कोई पॉलीप्रोटिक एसिड जो हमें ये सब कुछ दे सके। एग्जाम्पल में ले लेते हैं H3PO4। अब सोचिए H3PO4 में से अगर मैं एक H+ आयन निकाल दूं तो ये क्या बन जाएगा? इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस H2PO4-। इसमें से अगर मैं एक H+ आयन और निकाल दूं तो ये बन जाएगा HPO4-। दिख रहा है ना सभी को? ये एसिड है और इस एसिड की इसका n फैक्टर कितना है? 3, क्योंकि इससे 3 H+ आयन निकाले जा सकते हैं। इसकी बेसिसिटी कितनी है? 3। तो यहां n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। तो नंबर ऑफ सॉल्ट कितने बनेंगे? 3। क्या देखते हैं? नंबर ऑफ सॉल्ट 3 बनते हैं। ये तो एसिड है, ये एक सॉल्ट का एनायन हो गया। अब मान लीजिए आप NaH2PO4 लिख देंगे, सोडियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। यहां पर आप लिख देंगे Na2HPO4, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। एक H और निकाल दें तो क्या बन जाएगा? PO4-3-। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है कि अगर किसी पॉलीप्रोटिक एसिड का n फैक्टर n है ना, तो n की वैल्यू 1 से ज्यादा भी होनी चाहिए, तभी वो पॉलीप्रोटिक कहलाएगा। तो वो कितने सॉल्ट बना सकता है? n फैक्टर के बराबर, यानी n फैक्टर 3 है तो 3 सॉल्ट बन सकता है। देखिए ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है। सॉल्ट बना लेगा ये, अभी तो एनायन है, ये सॉल्ट बना लेंगे तीनों। अब बात करते हैं एम्फीप्रोटिक आयन कितने बन जाएंगे। तो एम्फीप्रोटिक आयन बनेंगे n-1। एम्फीप्रोटिक आयन का मतलब, एम्फीप्रोटिक आयन का मतलब जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन हो, तो ये तो हो गया एसिड, और वो आखिरी वाले में H+ आयन नहीं है, तो यही तो एम्फीप्रोटिक आयन हुए 2।
ये दो क्या होंगे? एम्फीप्रोटिक आयन, एम्फीप्रोटिक आयन। और नंबर ऑफ एसिडिक सॉल्ट कितने बन जाएंगे? तो वो भी बन जाएंगे n-1। अब एसिडिक सॉल्ट, पहले बात हो रही थी सॉल्ट की, तो वो n के बराबर। एसिडिक सॉल्ट का मतलब एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, तो यही एसिडिक सॉल्ट भी बनाएंगे, यही एसिडिक सॉल्ट भी बनाएंगे। ये भी है और ये भी है, ठीक है। अब ये एसिड है तो ये एसिडिक सॉल्ट नहीं बोल सकते, और उसका सॉल्ट बन जाएगा लेकिन उसमें H+ आयन नहीं होगा तो एसिडिक नहीं बोलेंगे। तो n-1 हो गया प्रूफ। जल्दी से देखिए और नोट कीजिए, जल्दी से इसे नोट कीजिए। मेरी आवाज तो आ रही है ना? नेट तो धोखा नहीं दे रहा है? नोट कर लिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एम्फीप्रोटिक मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब बात करते हैं एम्फोटेरिक की। जैसा कि मैंने बताया कि वो सभी स्पीशीज जो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करें, इसके साथ साथ जिनका Ka और Kb वैल्यू ग्रेटर हो 1.8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -16 से बड़ा हो। अब ये सब कैसे आ रहा है? ये वैल्यू, ये डेटा कहां से आ गया? ये डेटा कहां से आया? चलिए आपको ये बात भी बता देता हूं, ये डेटा कहां से आया। जैसे मान लीजिए वाटर को मैं एसिड की तरह ट्रीट कर रहा हूं और इसको वाटर में ही रखकर देख रहा हूं, यहां पर ये वाटर सॉल्वेंट की तरह है, तो ये अपना H+ आयन दे रहा है, तो ये बना देगा, ये अपना H+ आयन देकर बना देगा OH-, और ये H+ आयन एक्सेप्ट करके बन जाएगा H3O+। ये वाटर सॉल्वेंट की तरह, ठीक है। अब मुझे इसका एसिड कांस्टेंट Ka लिखना है, तो जैसे आप Kc लिखते थे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, वैसे ही लिखिए। H3O+ आयन का एक्टिव मास, OH- का एक्टिव मास अपॉन ये आ जाएगा यहां पर Ka के टर्म में वाटर, H2O का कंसंट्रेशन। अब यहां पर बच्चों का डाउट पहला आना चालू हुआ। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि यहां H2O 2 बार लिखा है तो क्या पावर 2 कर दें? कुछ लोग कहेंगे कि ये सॉल्वेंट है, आपने कहा था हटाने के लिए, तो इसको हटा दीजिए, सिर्फ एक बार रखिए, है ना? प्रॉब्लम है कि नहीं है बताइए? यही वाटर का कंसंट्रेशन जब इसके साथ मिल जाता है, अगर ये कोई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता तो उसी को Kw बोल देते हैं, वो सब आगे पढ़ेंगे आप लोग। देखिए मेरा सिर्फ सिंपल सा कहना है, यहां पर पावर 1 आएगी कि 2 आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, इन सब का सिर्फ एक सिंपल सा आंसर है। ये कोई एसिडिक सॉल्यूशन का था जिसमें वाटर है, ऐसी डाइल्यूटेड वाटर आप ऐसे मान लीजिए, और इसको किसी सॉल्वेंट यानी वाटर एक्सेस में डाला गया और वहां पर देखा गया H3O+ और OH- आयन बन गया, ठीक है। अब ये वाटर जो है, ये वाटर सॉल्वेंट की तरह यहां ट्रीट कर रहा है, और जब वाटर एज अ सॉल्वेंट ट्रीट करता है तो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बताया था, उसका कंसंट्रेशन, उसका एक्टिव मास क्या होता है? हाईएस्ट कितना? 55.55 मोल पर लीटर। ये कहां से आ रहा है? वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर ml से आ रहा है। तो चाहे इसकी पावर, जब मैंने कहा कि वाटर का कंसंट्रेशन, ये वैल्यू मैक्सिमम होती है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो अब इसकी पावर 1 लगाइए, 2 लगाइए, 100 लगाइए, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी आप मेरे से यहां 1 लगवाओ या ना लगवाओ, मैं यहां पर क्या लिखने वाला हूं? 55.55। समझ में आया? 55.55 लिखने वाला। और ये इसके साथ साथ मुझे एक इंफॉर्मेशन आप सभी को और देनी थी। H+ आयन का एक्टिव मास इंटू OH- का एक्टिव मास, या फिर यूं कहा जाए कि H3O+ का एक्टिव मास, क्योंकि H+ आयन तो एग्जिस्ट नहीं करता, तो H+ आयन बोलो या H3O+ बोलो, एक ही बात है।
और OH माइनस का एक्टिव मास, दैट इज इक्वल टू KW। यही KW होता है वाटर कांस्टेंट, इसे क्या बोलते हैं, वाटर कांस्टेंट। और एट 25 डिग्री सेल्सियस KW की वैल्यू होती है 1 × 10⁻⁻14। ठीक है, तो मैं भी यहां पर एट 25 डिग्री सेल्सियस लगा लेता हूं और इसकी Ka वैल्यू चेक करता हूं। तो ये हमारा KW अपॉन 55.55 बन जाएगा और KW की वैल्यू 1.0 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 55.55 आ जाएगा, जो कि किसके बराबर हो जाएगा, इसी डेटा के बराबर हो जाएगा, 1.8 × 10⁻⁻16 के बराबर हो जाएगा। ये है ये कंसेप्ट। तो जिसका एसिड कांस्टेंट या बेस कांस्टेंट 1.8 × 10⁻⁻16 से बड़ा हो, इसके साथ साथ वो एसिड और बेस दोनों की तरह काम करे, उसी को आप बोलोगे कि वो एम्फोटेरिक है। अदरवाइज सबसे सेफ क्या है, एम्फीप्रोटिक। जो एसिड और बेस दोनों की तरह ट्रीट करे उसे आप बोलेंगे एम्फीप्रोटिक। So amphoteric is the subset of amphiprotic. Amphoteric is the subset of amphiprotic. नोट कर लीजिए, ये 1.8 × 10⁻⁻16 कैसे आया, समझ में आ गया। जितने भी 11th क्लास के स्टूडेंट हैं, आप लोगों को मोल कॉन्सेप्ट में मैंने ये बात बताई थी। ये बात आपके लिए नहीं है, ये जब आगे हम लोग पीएच पढ़ने जा रहे होंगे तो वहां पर मैं उससे पहले आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर में ये बात फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। बट आप अभी से ही समझ लो, वाटर में H+ आयन और OH- आयन का जो आयनिक कंसंट्रेशन होता है, इसका जो प्रोडक्ट है वही KW यानी वाटर कांस्टेंट के बराबर होता है। और ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। क्यों होता है आप बताइए। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर क्यों पहले पढ़ाया। केमिकल इक्विलिब्रियम में जितने भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट थे वो सभी टेम्परेचर डिपेंडेंट थे कि नहीं। आयनिक इक्विलिब्रियम में सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सटेंडेड फॉर्म है किसका, Kc का। तो इसका मतलब आयनिक इक्विलिब्रियम में भी सारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट। ये सभी भी कैसे होंगे, टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे। समझ आ गया। तो ये था हमारा एम्फीप्रोटिक और एम्फोटेरिक। अब मैं आपको होमवर्क में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ये आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग रिएक्शंस आर पॉसिबल और नॉट। ये रिएक्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है, विद वैलिड रीजन। एक वैलिड रीजन के साथ साथ एक पार्ट इसमें और जोड़ दे रहा हूं। ये बेंजीन में एक कार्बन हटा के अगर आप नाइट्रोजन लगा देंगे तो इसको बोलते हैं पिरिडीन। और ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, अगर इससे जोड़कर H लगा देंगे तो ये N के ऊपर प्लस आ जाएगा, तो इसको बोलते हैं पिरिडीनियम आयन। और ठीक ऐसे ही मैं एक काम और कर रहा हूं, 5 मेंबर्ड रिंग में नाइट्रोजन लगा रहा हूं, ठीक है, और यहां पर एक H लगा है, तो इसको बोलते हैं पायरॉल। ये पिरिडीन है और ये पिरिडीनियम आयन बन गया, और ये पायरॉल। इससे बना रहे हैं ये सब आपके ऑर्गेनिक में भी बहुत काम आएगा, इसलिए इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। और ये सब आपके काम का है, इसलिए इसको भी उतना ही इंपॉर्टेंट लेना है। एसिड बेस कंसेप्ट ऑर्गेनिक में भी मिल सकता है और आपको फिजिकल में यहां पर इस तरह से भी मिल सकता है। आएगा तो एक ही जगह, तो मुझे भी पता है, बट आपके काम का है, ठीक है। तो आपको ये रिएक्शन भी बताना है पॉसिबल है या नहीं। यहां पर देखिए मैंने क्या किया, ये पिरिडीनियम आयन से H+ आयन निकाल कर यहां दे दिया,
तो ये बन गया पायरोलोनियम आयन और ये पिरिडीन में बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है? ये 4 रिएक्शनें आपको बतानी है, क्या ये रिएक्शनें पॉसिबल हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। ओके, ये आपका होमवर्क है। और इसके साथ साथ आपको वैलिड रीजन भी बताना है कि आखिर ये क्यों पॉसिबल हो सकती है। अगर नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर का सवाल दिया है मैंने, अगर आपने जीओसी पढ़ रखा है तो बड़े आराम से कर लेंगे, जीओसी नहीं पढ़ रखा है तो थोड़ी दिक्कत होगी। तो पहली बार तो समझाना ही पड़ेगा, चाहे जीओसी में पढ़ाए या फिर यहां पर आपको समझाएं, है ना। तो अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा ताकि आपको सवाल में क्या पूछा जा रहा है और कैसे सॉल्व किया जा रहा है ये बात आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।